वंदे मातरम आता है आपको? पूरा वंदे मातरम आता है आपको? क्योंकि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स से एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट निकलकर सामने आई है जो सिर्फ एक गाने की डिबेट नहीं है, बल्कि इंडियन नेशनलिज्म की डेफिनेशन की डिबेट है। एक्टर टर्न पॉलिटिशियन विजय ने जब चीफ मिनिस्टर पद की शपथ ली तो सेरेमनी में पहले वंदे मातरम बजाया गया, फिर नेशनल एंथम और फिर तमिलनाडु का स्टेट सॉन्ग, और बस यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। क्वेश्चन ये उठा कि क्या वंदे मातरम को फुल वर्जन में गवर्नमेंट फंक्शन में गाना सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के कंपैटिबल है, या फिर ये इंडिया की मल्टीकल्चरल आइडेंटिटी को चैलेंज करता है। देखिए, लॉ इस पर काफी हद तक सेटल्ड है, लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और रिलीजन और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इस डिबेट को बहुत सेंसिटिव बना देती है। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और बाद में अपने नॉवेल आनंद मठ में इंक्लूड कर दिया। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि आनंद मठ का बैकड्रॉप था मुस्लिम रूल के अगेंस्ट सन्यासी रिबिलियन। ओरिजिनल नॉवेल के कुछ पार्ट्स में मुस्लिम के खिलाफ स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज और हिंदू रिवाइवलिज्म ओपनली दिखाई देता है। इसी वजह से फ्रीडम मूवमेंट के दौरान भी कांग्रेस के अंदर डिबेट हुई थी। 1937 में एक कमेटी बनी जिसमें जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद और रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लीडर शामिल थे। डिसीजन हुआ कि फर्स्ट 2 स्टैंजाज ही एक्सेप्टेबल होंगे, क्योंकि उनमें मदरलैंड की ब्यूटी और अबंडेंस की बात थी, लेकिन बाकी स्टैंजाज में माता दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसे हिंदू डिटीज का जिक्र आता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जन गण मन को नेशनल एंथम बनाया और वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग। डिफरेंस कॉस्मेटिक नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल था। अब करंट कंट्रोवर्सी समझिए। 2026 में सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई कि गवर्नमेंट फंक्शन में फुल वंदे मातरम प्ले किया जाए। इसके अगेंस्ट कर्नाटका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस फाइल हुई, लेकिन कोर्ट्स ने क्लियर कर दिया कि गवर्नमेंट ने इसे मैंडेटरी नहीं बनाया है और ना ही ना गाने पर कोई पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है। और यहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल आता है, पैट्रियोटिज्म एनकरेज किया जा सकता है, फोर्स नहीं। इसी प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ने फेमस केस बिजोय इमानुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसे हम नेशनल एंथम केस भी कहते हैं, एक्सप्लेन किया था। जेहोवाज विटनेस कम्युनिटी के 3 बच्चे नेशनल एंथम के वक्त रिस्पेक्टफुली खड़े रहते थे, लेकिन एंथम नहीं गाते थे। स्कूल ने उन्हें एक्सपेल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फंडामेंटल राइट, स्पेशली फ्रीडम ऑफ कंसाइंस अंडर आर्टिकल 19 एंड 25 कैन नॉट बी क्रस्ड इन द नेम ऑफ फोर्स्ड नेशनलिज्म। कोर्ट ने एक हिस्टोरिक लाइन भी बोली थी, आवर ट्रेडिशन टीचेस टॉलरेंस, आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिसेस टॉलरेंस। और शायद यही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की असली स्ट्रेंथ है। इंडिया एक मोनोकल्चरल स्टेट नहीं है, ये मल्टीपल आइडेंटिटीज, लैंग्वेजेस, रिलीजन और ट्रेडिशन का फेडरेशन है। इसीलिए अगर कोई इंसान रिस्पेक्टफुली खड़ा है लेकिन सॉन्ग नहीं गाना चाहता, तो उसकी सिटीजनशिप या देश प्रेम कब माना जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिर्फ नेशन से प्यार करना नहीं सिखाता, बल्कि एक दूसरे की बिलीफ को टॉलरेट करना भी सिखाता है। आपका इस पे क्या कहना है, जरूर बताइएगा।